हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी ये सीरीज में, जहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी पहली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसमें से एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डीपीआई। तो ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। जैसे हमें पता है कि इंडिया के पास आधार कार्ड है, इंडिया के पास यूपीआई है और इंडिया के पास ओएनडीसी है। नाउ ये सभी गवर्नमेंट ओन है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पार्टी का रोल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया एक पोटेंशियल बना रहा है, इंडिया एक रूम बना रहा है कि इंडिया चाहता है कि इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज है वो आधार कार्ड यूज करे, इंडिया के बाहर की कंट्रीज यूपीआई यूज करे, जो कर भी रही है कई सारी कंट्रीज, इंडिया के बाहर की कंट्रीज ओएनडीसी यूज करे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट ओन होने के कारण इंडिया चाहता है कि इंडिया पूरे विश्व में गवर्नेंस को एक्सपोर्ट करे, कि इंडिया गवर्नेंस एक्सपोर्ट करना चाहता है। ये बहुत ही अलग सिनेरियो है। जैसे हमें पता है कि चाइना जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, जिसके अंदर वो डैम बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं और कई सारी चीजें बना रहे हैं, दैट जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आज है कल नहीं है। और अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, गवर्नेंस का मतलब क्या है कि सरकार मतलब होता है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का मतलब है सरकार, और जो सरकार काम करता है जनहित में उसको गवर्नेंस कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार बदलती रहेगी कंट्रीज में, पर गवर्नेंस कभी नहीं बदलेगा। तो जैसे सिंगापुर और फ्रांस जो है जिन्होंने यूपीआई को एडॉप्ट किया है, तो वो एक गवर्नेंस का पार्ट है। अब सवाल यह बनता है कि क्या इंडिया शुरू से ही गवर्नेंस में इतना ज्यादा एफिशिएंट था? तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, इंडिया के पास इतना ज़्यादा खाना नहीं था। फिर हमने देखा कि 1960s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे पास खाना बना एंड फिर हमारी आबादी बढ़ती गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिया में उस समय पे 1970s और 80s में गवर्नेंस को लेके कई सारे चैलेंजेस थे कि इंडिया गवर्नेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? उसके तीन मेजर रीजन थे। सबसे पहला रीजन था दैट वाज टू मैनी पीपल, यानी कि इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा थी, हालांकि अभी भी है, इंडिया में टू मैनी पीपल था। बट यहां पे क्या हो रहा था कि ये जो लोग हैं हमारे पास, उसका काफी कम डेटा था, दैट वाज टू लिटिल डेटा, कि इतने सारे लोग हैं बट हमारे पास ये सारे लोगों का डेटा नहीं है। ओके, फिर जो तीसरी चीज यहां पे आ जाती है कि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है बट हमारे पास डेटा कम है। बट उसी के साथ जो थर्ड चैलेंज आता है दैट वाज टू मैनी लीकेजेस, कि हमारे में लीकेज बहुत ज्यादा था, कि अगर डेटा हमारे पास आ भी जा रहा है तो वो तुरंत ही लीकेज हो जा रहा है। तो ये सिनेरियो था इंडिया का टिल 1970s और 80s तक। फिर क्या बदला? थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसको इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया। इंडिया ने वो रेवोल्यूशन में खुद का सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा बढ़ाया कि इंडिया डिजिटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और फिर एट प्रेजेंट जो आज का अगर हम समय देखते हैं कि इंडिया ने उसके अंदर इतना अच्छा स्टैंस बना लिया कि इंडिया आज के टाइम में एक पुश दे रहा है। इंडिया इज पुशिंग टूवर्ड्स कि जो हमारे गवर्नेंस है वो गवर्नेंस हमारी डिजिटल होनी चाहिए। ओके, ये गवर्नेंस हमारा डिजिटल होना चाहिए और ये डिजिटल गवर्नेंस को इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है। और ये एक्सपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि जो डिजिटल गवर्नेंस है ये इंडिया ने बोला है कि ये एक पब्लिक गुड है, यानी कि ये एक सार्वजनिक है। आधार कार्ड हर एक इंसान का बन सकता है बिना पैसे दिए, यूपीआई हर एक इंसान यूज कर सकता है बिना पैसे दिए, ओएनडीसी पे हर एक बायर और सेलर कनेक्ट कर सकता है बिना पैसे दिए। सो दैट मीन इट इज ओपन एंड इट इज इंक्लूसिव, कि सरकार सबको लेना चाहती है और इसको ऐसा पब्लिक गुड कहा है, कोई भी प्राइवेट गुड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडिया इसको यूज कर रहा है कि इंडिया गवर्नेंस एज अ पब्लिक गुड बेस पे कर रहा है। और यही अगर हम वेस्ट की कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अब वेस्टर्न कंट्रीज में मेन इशू क्या होता है कि वहां पे जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, मतलब यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और भी है वेस्टर्न कंट्रीज में, बट इशू क्या है कि वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहा है वो एक प्राइवेट फर्म है।
तो वो प्राइवेट फर्म खुद की मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है। हालांकि जब हम प्राइवेट फर्म की बात करते हैं तो वहां पे चीजें इंक्लूसिव नहीं होती, वहां पे एक्सक्लूसिव हो जाती है। एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि अगर आप पैसा दोगे तो आपको सर्विस मिलेगी। सरकार कह रहा है कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप बस हमारी सर्विस यूज करो। तो वो चाहता है कि इंक्लूसिव होते रहना चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आ जाता है हमारे पब्लिक गुड का। अगर पब्लिक गुड को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो हमें पता है कि 3 मेजर पिलर्स है पब्लिक गुड का। पहला है आधार। अब आधार का हमें पता है कि व्हाट एक्चुअली आधार मींस, कि आधार का मतलब यह है कि हर एक इंसान की आइडेंटिटी बनेगी और वो आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी उसके थंबप्रिंट से, उसके इरिस स्कैन से। राइट, तो दैट मीन्स कि जो मेरा आधार कार्ड का नंबर है वो सिर्फ मेरा ही है, वो मेरे बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से वेरीफाई किया जा रहा है। राइट, सो दैट इज आधार। अब जो सेकंड बड़ा पब्लिक गुड है इंडिया का, दैट इज यूपीआई। अब यूपीआई का इंडिया किस तरीके से यूज करता है कि यहां पे रियल टाइम पेमेंट होती है। रियल टाइम पेमेंट इन द सेंस कि मैंने अभी स्कैन किया और तुरंत पेमेंट हो गया। सो दैट इज रियल टाइम पेमेंट। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक गुड बना है। तीसरा उदाहरण आ जाता है, दैट इज ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कि ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। प्लेटफॉर्म बना रहा है जहां पे बायर और सेलर कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। बट यहां पे अंतर क्या है कि जो Amazon और फ्लिपकार्ट है वो एक प्राइवेट पार्टी ने ग्रो किया है। अब जब भी प्राइवेट पार्टी काम करती है, प्राइवेट पार्टी क्यों काम कर रही है? क्योंकि उसे पैसा कमाना है, उसे प्रॉफिट है। तो अगर आप Amazon का प्लेटफॉर्म यूज करोगे कोई भी चीज खरीदने में या कोई भी चीज बेचने में, तो आपको Amazon को पैसे देना पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि हम पब्लिक गुड लेके आए हैं, राइट, जहां पे हर एक बायर और हर एक सेलर कनेक्ट कर सकता है विदाउट पेइंग फीस। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो ये 3 मेजर पिलर है हमारे, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया यहां से सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं ला रहा है। इंडिया मतलब ये तीनों चीजें क्या बता रही है कि हमें रिफॉर्म की बात कर रही है, कि हम हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। बट इंडिया चाहता है कि ये जो तीनों मॉडल है, ये तीनों मॉडल को इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, जो छोटे मोटे देश है इंडिया के, वो इसको जरूर अपनाए। तो इंडिया ग्लोबल साउथ के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे 2 सबसे बड़े सवाल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे 2 सबसे बड़े क्वेश्चन बन रहा है जिसका जवाब हमें ये वीडियो के अंत तक मिलेगा। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इंडिया सच में गवर्नेंस को एक्सपोर्ट कर सकता है? कैन इंडिया एक्सपोर्ट गवर्नेंस? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये एक्सपोर्टेबल है ये चीजें? ठीक है, हालांकि हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि यूपीआई बहुत सारी कंट्रीज यूज कर रही है और आधार कार्ड के लिए बहुत सारी कंट्रीज से बातें चल रही है कि वो भी इस तरीके का डेटा बनाएंगे, बायोमेट्रिक डेटा। तो ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम डीपीआई कह रहे हैं, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इंडिया इसको एज ए न्यू फॉरेन पॉलिसी का टूल मान रहा है? राइट, क्या ये फॉरेन पॉलिसी का टूल है? ओके, तो ये दोनों सवाल के जवाब हमें ये वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हम समझते हैं रिगार्डिंग दिस होल सिनेरियो। बट उससे पहले हमें समझना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम समझ रहे हैं कि जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं कि एक आधार कार्ड है, एक यूपीआई है, एक डीजी लॉकर है, कोविन है। सो दीज आर व्हाट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको पब्लिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सब फ्री में, आपको डिजी लॉकर में जो यूज करना है उसके आपको पैसा नहीं देना है, राइट, वो आपके लिए फ्री है। सो दैट मीन इट इज ओपन, इट इज इंक्लूसिव। तो हर चीज हम डिजिटाइज ला सकते हैं, राइट। तो जब डिजिटली हर चीज ओपन है पब्लिक के लिए, तो वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो जैसे हमने कहा कि ये ओपन है, और अगर हम वेस्ट से कंपेयर करते हैं तो वहां पे एक प्रोप्राइटरी है टेक मॉडल्स का, यानी कि जो बिग टेक फर्म्स है वो इस पे एक अपना मोनोपोली क्रिएट करके रखे, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इंडिया उससे
बाहर निकलना चाह रहा है। इंडिया कह रहा है कि हर कंट्री जो है वो इस तरीके से एक खुद का बनाएगा जो गवर्नमेंट का होगा, यानी कि वो गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो अब दूसरी बात जो आ जाती है कि इंडिया का जो ये डीपीआई मॉडल है वो इतना यूनिक क्यों है, राइट? व्हाई इट इज वेरी यूनिक? क्योंकि इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था विद जैम ट्रिनिटी। अगर आप लोग को याद होगा कि 2017-18 में आया था कि जनधन योजना अकाउंट था, ठीक है। अब जनधन योजना अकाउंट जिसके पास है, पहले तो सरकार ने जनधन अकाउंट खुलवाया, योजना अकाउंट खुलवाया फ्री में, राइट, जीरो बैलेंस पे, और फिर उसको आधार कार्ड से कनेक्ट किया और फिर उसको मोबाइल से कनेक्ट किया। अब सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी सब्सिडीज आती है जो सरकार को देनी होती है बेनिफिशियरीज को, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो सीधा उनके अकाउंट में चला जाए। अब पहले ऐसा था कि फेक अकाउंट्स बनते थे, तो सरकार ने क्या किया कि वो अकाउंट को वेरीफाई करवाया आधार कार्ड से। जैसे मेरा अकाउंट है तो मेरा आधार कार्ड होगा और मेरा मोबाइल नंबर होगा, तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाएगा, यानी कि जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई थी यहां से। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड आ जाता है यूपीआई। अब यूपीआई में जो मेन चीज है दैट इज दी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कि ये एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, राइट? एक सब्जी वाला उसको यूज कर रहा है, एक स्टारबक्स वाला भी यूज कर रहा है। तो आप समझिए कि ये कितना ज्यादा ओपन और इंक्लूसिव है कि सब्जी वाला भी सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, राइट? और जो स्टारबक्स में कॉफी बिक रही है वो भी सेम टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी मच यूजफुल। थर्ड चीज जो आ जाती है कि गवर्नमेंट यहां पे इनेबलर है, कि गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट यहां पे इनेबलर है। गवर्नमेंट चाहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा यूज करें, राइट? सो गवर्नमेंट इज इनेबलिंग दिस टेक्नोलॉजी ताकि सब लोग इसका यूज करें। और पॉइंट क्या है कि ये जो भी टेक्नोलॉजीज बन रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम आधार की बात करते हैं तो आधार को कौन गवर्न कर रहा है? यूआईडीएआई, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ दीज आर ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, दीज आर ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। बट यहां पे टच क्या किया कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो अथॉरिटी है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट उसके अंदर प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन भी किया गया फॉर एनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए। तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओके, तो वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्लैरिटी मिल गई है। तो अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, जैसे यहां पे हम तीन चीजों की बात करेंगे जो इन एक्शन हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट इज आधार, यूपीआई और ओएनडीसी। ओके, हम वन बाय वन ये तीनों को समझते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले आधार की बात करते हैं, अब आधार क्या है, जैसे हम यहां पे कह रहे हैं कि ये क्या मैकेनिज्म बना रहा है, कि ये डीपीआई है। डीपीआई क्या बना रहा है? डीपीआई हमारे लिए एक लेयर्स बना रहा है, ठीक है। ये एक लेयर्स बना रहा है, डिफरेंट टाइप के लेयर्स बन रहा है, जो हम डिजिटल लेयर्स की बात करते हैं। अब ये लेयर्स इन द सेंस कैसा है कि अगर हम आधार की बात करते हैं तो आधार हमारे लिए क्या टाइप का लेयर बना रहा है? ये एक आइडेंटिटी का लेयर है, राइट? सो दिस इज अ लेयर ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है। फिर जो सेकंड आ जाता है, सेकंड इज द यूपीआई। अब यूपीआई क्या टाइप का लेयर है? इज अ पेमेंट लेयर, ये हमारा पेमेंट का लेयर है। फिर जो थर्ड लेयर आ जाता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ऑफ डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर हमें क्या टाइप का लेयर बना रहा है कि डिजी लॉकर में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? हम हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे डेटा लेयर बन रहा है। फिर फोर्थ अगर हम देखते हैं दैट इज ओएनडीसी। अब ओएनडीसी क्या टाइप का लेयर बना रहा है हमारे लिए? ओएनडीसी लेयर बना रहा है एक सर्विस लेयर, कि ये हमारी एक सर्विस लेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीजें समझनी है हमें, कि अगर मैं पहले आधार कार्ड की बात करता हूं कि आधार कार्ड का एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है कि ये लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। तो इसके अंदर अगर मैं थोड़े से फैक्ट्स अगर लाता हूं तो इंडिया में एट प्रेजेंट अगर आधार कार्ड की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन एनरोलमेंट हुए हैं आधार कार्ड में। 1.3 बिलियन एनरोलमेंट, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अगर यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई में डेटा कुछ अलग ही है। जैसे अगर आप यूपीआई का बोल रहे हो तो यूपीआई का अगर 2023 का डेटा आता है तो 2023 में डेटा आया था कि पूरे ईयर में 2023 पूरे साल में
100 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे जो यूपीआई के थ्रू हुए थे। 100 बिलियन ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसका मंथली देखते हैं तो मंथली 18 बिलियन ट्रांजैक्शन होता है हर महीने। अगर डेली देखते हैं तो डेली 650 मिलियन ट्रांजैक्शन होता है रोज। तो ये जो डेटा है, ये डेटा ने किसको सरपास कर दिया? ये डेटा ने सरपास कर दिया वीजा को और मास्टर कार्ड को, जो दोनों ही बाहर की कंट्री है। तो इंडिया कह रहा है कि ये चीज हम खुद से कर सकते हैं, तो हम बाहर वालों के साथ क्यों शेयर करें? सो दिस इज व्हाट गवर्नेंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। तो ये यूपीआई की बात हो गई। अगर हम ओएनडीसी की बात करते तो ओएनडीसी इवन तो अभी थोड़े से यंग स्टेज पे है ओएनडीसी, बट अगर ओएनडीसी का भी हम डेटा देखते हैं तो अगेन 2023 का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2023 में इंडिया ने क्या किया कि ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2023 में, ठीक है। और ओएनडीसी अभी तक 200 से ज्यादा सिटीज में स्प्रेड हो चुका है और इसमें ऑलमोस्ट 36,000 से ज्यादा सेलर्स कनेक्टेड है। तो मतलब ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, राइट। सो बाय दिस वे हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, हम इस पे काफी ज्यादा डोमिनेट भी कर चुके हैं, जो हमारे लिए काफी ज्यादा फॉरवर्ड में रहेगा इन द कमिंग टाइम्स में। ओके, तो ये है ये तीनों का एक्शन, डीपीआई इन एक्शन। अब इसमें देखते हैं कि जो ग्लोबल क्यूरियोसिटी क्या है कि हु इज अडॉप्टिंग व्हाट, कि कौन सी कंट्री क्या अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे हमने देखा जो आधार लाइक सिस्टम है उसमें फिलीपींस ने इंटरेस्ट बताया है और मोरक्को ने भी इंटरेस्ट बताया है। सो दे आर प्लानिंग टू फिगर दैट आउट। वेरेज अगर हम यूपीआई मॉडल की बात करते हैं तो यूपीआई मॉडल एट प्रेजेंट 7 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो चुका है। 7 कंट्रीज इसका यूज कर रहे हैं, लाइक फ्रांस है, सिंगापुर है, नामीबिया है। और अब 20 से ज्यादा कंट्रीज में बात चल रही है जो एशिया की, जो अफ्रीका की है और साउथ अमेरिका की है, जो यूपीआई मॉडल को एक्सेप्ट करेगी इन द कमिंग 1 to 2 ईयर्स में, यानी कि 2027 तक ये चीजें फाइनल हो सकती है। ओके, इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा है? इसके अलावा इंडिया इसको यूज कर रहा है इन ग्लोबल फोरम्स। फॉर एग्जांपल जो G20 समिट हुई थी, जहां पे जो इंडिया में हुई थी, वहां पे इंडिया ने ओपनली बोला था दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आए जो बहुत ही ज्यादा स्पीड होगा एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो इसको रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड बैंक ने, जो इसको एंडोर्स कर रहा है, एंड जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उसने भी इसको एंडोर्स किया है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जैसा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फ्री होना चाहिए सबके लिए, वो अवेलेबल हो मार्केट में सबके लिए, राइट। सो सिर्फ इंडिया की बात नहीं, तो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो जा रही है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि ये सब में इंडिया के लिए क्या फायदा है? तो इंडिया के लिए कई सारे फायदा है। सबसे पहला है कि इंडिया ये किसको दे रहा है? इंडिया ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को दे रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया ये ग्लोबल साउथ को दे रहा है। तो इंडिया यहां पे स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा, स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस जैसे हमने देखा कि चाइना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, इंडिया डिजिटल गवर्नेंस दे रहा है कि इंडिया सरकार कैसे चलनी है वो चीज बता रहा है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है एज कंपेयर टू चाइना। हालांकि इसके अंदर अभी पैसा नहीं आएगा हमारे पास, बट इससे हमारा एक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम ग्लोबल साउथ का लीडर बन पाएंगे, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, और हम ये डिप्लोमेटिक लेवरेज भी आ सकता है हमारा इसके पास, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिनेरियो है ये हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा, क्योंकि इंडिया यहां पे ओपन कर रहा है। क्या ओपन कर रहा है? वो यूपीआई ओपन कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो जब यूपीआई ओपन कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि यहां पे स्टार्टअप्स आए, यहां पे फिनटेक्स आए, तो वो इन सब का पार्ट बनेंगे, राइट। तो इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया की और ज्यादा ग्रो होने लग जाएगी। प्लस इंडिया चाहता है कि यहां पे इंक्लूजन आएगा ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में, तो इससे डिजिटल डिवाइड भी चला जाएगा। बट इससे इंडिया का क्या फायदा? इससे इंडिया का फायदा ये है कि जो इंडिया की रेपुटेशन पहले थी कि इंडिया गवर्नेंस अच्छे से नहीं करा पा रहा था, अब इंडिया बोल रहा है कि हम गवर्नेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज द रेपुटेशनल शिफ्ट, कि इंडिया की रेपुटेशन शिफ्ट हो चुकी है कि इंडिया अब गवर्नेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया कंट्री को बता रहा है कि आपको गवर्नेंस कैसे करना है, आपको गवर्नेंस करना आप हमसे लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट,
राइट। तो दैट इज हाउ इंडिया इज इंपैक्टिंग, एक रेपुटेशनल शिफ्ट कर रहा है इंडिया जो ओपन और इंक्लूसिव रहने वाला है, ठीक है। बट सवाल यह है कि क्या ये सब इतना आसान है? ऑब्वियसली नहीं है, इसके अंदर कई सारे हर्डल्स भी आएंगे। जैसे सबसे पहला हर्डल है कि इंडिया में अभी कंसर्न है सर्विलियंस और प्राइवेसी का। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि जो इंडिया में गवर्नेंस हो रहा है एट प्रेजेंट वो एआई के थ्रू से हो रहा है। अब एआई का एक एल्गोरिदम है जिसका खुद का इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस ह्यूमन डेवलप कर रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि एआई के पास जो डेटा जा रहा है, जिसके पास खुद का इंटेलिजेंस है, वो डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, वो डेटा का कंट्रोल एआई कैसे कर रहा है, वो डेटा का यूज एआई कैसे कर रहा है, और अगर मिसयूज होता है तो वो एआई रिस्पॉन्सिबल होगा या जिसने एआई बनाया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो सर्विलियंस और प्राइवेसी कंसर्न है ये इंडिया में बहुत ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। अब ये सर्विलेंस और प्राइवेसी कंसर्न क्यों है? क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक इतना इफेक्टिव नहीं है। जो 2023 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना है वो अभी भी इवॉल्विंग स्टेज पे है, तो हमें उस पर थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है हमारे सरकार को, ठीक है। फिर दूसरा है कि जो बॉडीज है लाइक जो एआई है, या फिर हम इन जनरल अगर हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं। कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, वो मिसिंग है, वो हमारे पास अभी तक नहीं है। तो उसके चलते क्या हो रहा है? ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। तो देयर आर चांसेस कि अगर ये चीज हम एड्रेस कर लेते हैं तो फिर हम सिर्फ डेवलपिंग नहीं, हम डेवलप कंट्रीज को भी ये चीज एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस ने ये एक्सपोर्ट लिया है कि फ्रांस ने आईफिल टावर पे टूरिस्ट के लिए यूपीआई लॉन्च किया है कि आईफिल टावर पे टूरिस्ट लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज हैज स्टार्टेड। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब इस पे ट्रस्ट आ जाएगा फ्रांस को, तो शायद वो पूरा फुल फ्लेज में पूरी कंट्री में लॉन्च कर देगा। एंड फ्रांस हु इज द मोस्ट लार्जेस्ट एंड द पावरफुल कंट्री इन द यूरोप, अगर ये करेगी तो यूरोप की हर छोटी मोटी कंट्रीज यूपीआई यूज करने लग जाएगी। सो वो इंडिया के लिए ग्लोबल डिप्लोमेसी जो है, सिर्फ ग्लोबल साउथ नहीं, हम ग्लोबल नॉर्थ में भी पहुंच जाएंगे, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू दिस थिंग्स, राइट। तो हमें ये इश्यूज, ये कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए वे फॉरवर्ड में क्या है, 4 चीजों पे हमें फोकस करना है। सबसे पहला है कि हमें ये गवर्नेंस की फिलॉसफी को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये आप क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपका क्या फायदा है, क्या इससे गवर्नेंस हो रहा है या उससे कंट्रोल हो रहा है, वो चीज को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जब डेटा की बात आ जाती है तो वहां पे कंसर्न ज्यादा हो जाते हैं। फिर सेकंड चीज जो इंडिया को है कि इंडिया को ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनाना चाहिए। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जहां पे भी जाए वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलिए, नीति आयोग को बोलना चाहिए, कई सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में पोर्ट्रे करना चाहिए। जो भी ग्लोबल समिट्स में हम जा रहे हैं वहां पे इंडिया को ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बताना चाहिए, राइट। जैसे इंडिया आज गए हैं कई सारी कंट्रीज में, जैसे यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ओके। तो मालदीव्स में अभी जा रहे हैं, तो मालदीव्स में ऐसा बात हो रही है कि हम यूपीआई वो मालदीव्स भी यूज करेगा, ओके। तो दैट मीन्स ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन जाना चाहिए, ओके। ये चीज है। थर्ड है कि इंडिया को डीपीआई लिटरेसी लेके आनी पड़ेगी अक्रॉस बॉर्डर्स, कि आपको स्किल सिखानी पड़ेगी कि आप उनको यूपीआई दे रहे हो, बट वो यूपीआई यूज कैसे करना है, यूपीआई में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो वो कैसे करना है। जैसे कई बार कैसा होता है कि यूपीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या वी आर नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, दिस इज द चैलेंज। तो ये सारे चैलेंज के लिए स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देना है, इंडिया को स्किल भी एक्सपोर्ट करनी है। एंड देन इंडिया को सेफगार्ड्स डेवलप करने हैं ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है वो यहाँ पे एड्रेस हो सके। सो हर एक कंट्री का इसमें अंदर ट्रस्ट होगा, सो वी विल ऑटोमेटिकली हम काफी अच्छे से ये चीज एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, ओके। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब जो लास्ट है, जब फाइनल क्वेश्चन जो यहाँ पे हमेशा मेरे माइंड में रहा है कि इंडिया एक नॉन हेजिमोनिक टेक विजन लेके आया है, राइट। कि कोई भी एक के पास नहीं रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा ओपन रहेगा। तो जो सक्सेस है इसकी, जैसे हमने कहा, वो डिपेंड करती है कितना ट्रस्ट आ रहा है लोगों को, कितनी ट्रांसपेरेंसी आ रही है और कितना एडेप्टेबिलिटी आ रहा है। तो जो असली सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया गवर्नेंस एक्सपोर्ट कर सकता है या नहीं, राइट, बट रादर देन दैट यहां पे यह है कि क्या हम एम्पावर कर सकते हैं या नहीं, राइट। सो कैन वी एक्सपोर्ट गवर्नेंस देन दैट एम्पावर्स रादर देन कंट्रोल्स, कि हमें कंट्रोल नहीं करना है,
हमें जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक मालदीव्स है या छोटी मोटी कंट्रीज है, उनको एम्पावर कैसे होगा विथ गवर्नेंस, वो चीज हमें बतानी है कि आप कंट्रोल वाला मत बताइए, आप एम्पावरमेंट बताइए। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोस। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।